वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम सेक्शन 114 से प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ लास्ट क्लास में एक्सेप्ट सेक्शन 114 ख़त्म कर लिया था पिछली दो वीडियोस में। ठीक है, 114A भी हम कर चुके हैं, लेकिन 114 थोड़ा लेंदी है और बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम अब करते हैं। ओके, देखिए क्या लिखा है 114 में। कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स का। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकती है, प्रिजम्पशन लगा सकती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पढ़ के बता दूँ। द कोर्ट में प्रिज्यूम, पहली बात आपको याद रखना है कि ये मे प्रिज्यूम है सेक्शन 114, और अगर मे प्रिज्यूम है तो क्या है, आप इसमें प्रूव भी कर सकता है, कोर्ट मान भी सकता है कि ऐसी चीज़ है, सामने वाला ला के डिसप्रूव भी कर सकता है, और दूसरी बात क्या है, कॉल फॉर प्रूफ, एविडेंस भी कोर्ट मांग सकता है। द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड, किसी भी फैक्ट का एग्जिस्टेंस वो प्रिज्यूम कर सकता है जो वो सोचता है कि शायद ये हो सकता है। ठीक है, प्रिजम्पशन तो ऐसे ही लगाते हैं ना कि शायद ये बात हो सकती है, वो बात हो सकती है। रिगार्ड बीइंग हैड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, और वो सारे इवेंट्स कब हुए हैं, कॉमन कोर्स में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ टाइम में। ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, इनसे ही रिलेशन रखता है। ठीक है, कि ह्यूमन ने किया है पब्लिक या प्राइवेट कैपेसिटी में, ठीक है ना, और दूसरी बात कॉमन कोर्स, कॉमन ऑर्डिनरी टाइम में ही हुआ है। ठीक है, हो सकती है कोई बात, लाइकली टू हैव हैपेंड को आपको ध्यान रखना। अब आप यहाँ पर देखिए, आप जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ लिखा है इलिस्ट्रेशंस, और यहाँ लिखा है द कोर्ट में प्रिज्यूम लिखा है। अब आप जब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ ए से लेके कहाँ तक है, आई तक है। ठीक है, आई के बाद जब देखेंगे ए से लेके आई तक पहले इलिस्ट्रेशन दिए हैं जहाँ पर लिखा है कोर्ट में प्रिज्यूम, मतलब द कोर्ट में प्रिज्यूम मतलब ए से लेके आई तक की कोई भी बातें वो प्रिज्यूम कर सकती है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है आई के बाद, बट द कोर्ट शैल ऑल्सो हैव रिगार्ड टू सच फैक्ट्स, पर कोर्ट को इन फैक्ट्स को भी रिगार्ड करना चाहिए कि ये जो एज टू इलिस्ट्रेशन ए है, एज टू इलिस्ट्रेशन कि हो सकता है कि ऐसा भी हुआ हो। ठीक है, ये बात शेल में है और वो बात किस में है, आपको पता चल गया है, मे में है। तो कोर्ट अगर वो सोचती है तो कोर्ट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शायद ऐसा हुआ हो। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे ही एक एग्जाम्पल समझाती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। एक तरीके से ना बट के बाद जो भी लिखे हैं एज टू इलिस्ट्रेशन, एज टू, ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस है। देखिए द कोर्ट में प्रिज्यूम, सबसे पहले कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर रही है, दैट अ मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स आफ्टर द थेफ्ट इज आइदर द थीफ or has received the goods knowing them to be stolen unless he can account for his possession। देखिए पहली सिचुएशन क्या आई है, इसको याद कैसे करेंगे, ए को स्टोलन गुड्स के नाम से, कैसे, स्टोलन गुड्स के नाम से। ठीक है, अब बेटा किसी के पास स्टोलन गुड्स आई हैं तो कैसे आए होंगे, या तो उसने थेफ्ट किया होगा या फिर उसने रिसीव्ड स्टोलन प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये दो चीज़ आ गई। स्टोलन गुड्स के बारे में कोर्ट ने प्रिजम्पशन की है कि अगर किसी के पास स्टोलन गुड्स हैं तो उसने चोरी की हैं या फिर उसने रिसीव की है वो स्टोलन गुड्स। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि कोर्ट को ये भी प्रिज्यूम करना चाहिए, जैसे आपने ए इलिस्ट्रेशन पढ़ा तो अब आप एज टू इलिस्ट्रेशन ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कह रहे हैं एज टू इलिस्ट्रेशन ए, अ शॉपकीपर हैज़ इन हिज बिल a marked rupee soon after it was stolen and cannot account for its possession specifically but is continually receiving rupees in the course of business। क्या कह रहे हैं, in the course of business में दुकान चालू है, मान लीजिए 10 से 5 एक पर्सन की दुकान खुली रहती है। ठीक है ना, वहाँ पर क्या हुआ, कुछ पैसे चोरी करके लाया था, ऊपर से एक पर्सन थेफ्ट करके लाया था ना, थेफ्ट में मान लीजिए या रिसीव स्टोलन प्रॉपर्टी में पैसे लेके आया, मनी, उस मनी से उसने क्या किया, शॉपकीपर को दिया और कुछ सामान ले लिया। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर शॉपकीपर के पास ये मनी है तो वो क्या है, चोर है या फिर उसने स्टोल की है, स्टोलन गुड्स। समझ में आया, आगे समझ में, ज़रूरी नहीं है
उसे क्या पता, ऐसा भी तो हो सकता है उसे कुछ नहीं पता है, उसे नॉलेज ही ना हो, उसने चोरी ही ना की हो। समझ में आया? तो शॉपकीपर इसका एक्सेप्शन हो गया। आपको, आप अपने दिमाग से भी कोई ना कोई एक्सेप्शन, किसी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, लेकिन ये बेयर एक्ट का क्यों समझना ज़रूरी है स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है और आपको पेपर में आ सकता है। ओके, गॉट इट। अब देखिए हमें नेक्स्ट पढ़ना है। लिखा है दैट एन accomplice इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज corroborated इन मटीरियल पर्टिकुलर्स। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो accomplice होता है ना, ठीक है, उसकी बात के कोई मायने नहीं होते। कब तक नहीं होते? जब तक, मान लीजिए एक सह अपराधी है, एक पर्सन क्या कर रहा है, दो एक्यूज पर्सन है, एक एक्यूज पर्सन दूसरे एक्यूज पर्सन के साथ, सॉरी, दूसरे एक्यूज पर्सन के बारे में कोई गवाह दे रहा है, ठीक है, कोई गवाह दे रहा है, तो उसका गवाह जो भी वो बात बोल रहा है वो तब तक किसी मायने की नहीं, किसी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं उसके बात की, जब तक वो किसी और बात से, किसी और पर्टिकुलर मटेरियल से कोरोबोरेट ना हो, मतलब सपोर्ट ना हुआ हो उसका। क्या होता है? सपोर्ट ना हुआ हो उसका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब तक किसी और बात से सपोर्ट नहीं है तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके साथ आप सबको पता है सेक्शन 114B को हम किसके साथ करते हैं लिंक विथ 133, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है, क्या प्रिज्यूम कर सकती है, हाँ, कि एक्म्प्लिस की बात का अगर कोई ऐसे कोई बात उसे सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी बात किसी काम की नहीं है। कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है, कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, a person of highest character is tried for causing a man's death by an act of negligence in arranging certain machinery. B, a person of equally good character who also took part in the arrangement, describes precisely what was done and admits and explains the common carelessness of A and himself. देखिए एक A person है ना, उस बहुत ही अच्छे, पता बहुत अच्छा कैरेक्टर है, सब कुछ अच्छा है, उससे ना एक पर्सन की डेथ हो गई, किसकी वजह से, नेग्लिजेंसी की वजह से उससे डेथ हो गई, ठीक है। और कैसे, वो ना एक ये मशीन है, इसे ना अरेंज कर रहे थे, और मान लीजिए यहाँ एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ एक पर्सन खड़ा है, मशीन पुश की होगी, एक जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, मशीन पुश की होगी, यहाँ पर लग गया होगा, सेटल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये काम किससे हुआ, ए से भी हुआ और एक बी पर्सन था उससे भी हुआ। तो बी ने ये बोला ए के बारे में कि हाँ, मैं और ए दोनों ये अरेंज कर रहे थे मशीन, लेकिन हम लोगों से नेग्लिजेंस क्या हुई, कॉमन केयरलेसनेस हुई। कॉमन केयरलेसनेस मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली केयरलेसनेस नहीं हुई, क्या नहीं हुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरलेसनेस नहीं हुई। तो बी की बात को कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। लिखा है ना, ये शेल वाली बातें हैं कि इन्हें भी तो हम सोच सकते हैं, ठीक है। और इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो ऐसा सोच सकती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट थिंग मैं आपको इसमें बताती हूँ कि हमें 133 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 133, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, देखिए जहाँ लिखा है 133 accomplice, एन accomplice, क्या लिखा है, एन accomplice shall be competent witness, क्या होगा, competent against an accused person and a conviction is not illegal, क्या कह रहे हैं, not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony. मेन रूल क्या है, देखिए जो 114B था वहाँ पर बस कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती थी, इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, मे प्रिज्यूम की। लेकिन 133 इज द मेन रूल ऑफ एविडेंस। क्या है? मेन रूल है एविडेंस का, किसके बारे में, एक्म्प्लिस के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक्म्प्लिस जो होता है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। क्या होता है? कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। और अगर वो किसी एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ कुछ बोलता है तो हम कन्विक्शन को सिर्फ इस बात पे इल्लीगल नहीं मान लेंगे कि उसकी बात क्या नहीं हुई, उसकी बात किसी चीज़ से कोरोबोरेट नहीं हुई, ठीक है। और 114B में क्या हो रहा था,
उसकी बात के कोई मायने नहीं है, एकम्प्लिस की बात के कोई मायने नहीं है अगर वो कोरोबोरेट ना हो तो, ठीक है। और 133 क्या कह रहा है कि नहीं, इल्लीगल कन्विक्शन नहीं होगा, उसके बात के बिना कनेक्ट करे भी कोई मायने हो सकते हैं, ठीक है। लिखा है ना, शेल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए, आप सोचेंगे कि 114B एंड 133 तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो प्रिजम्पशन था सिर्फ, और जब भी प्रिजम्पशन होता है और मेन रूल दोनों दिया होता है तो मेन रूल हमेशा प्रिवेल करता है। क्या होता है, मेन रूल विल ऑलवेज प्रिवेल, ठीक है, ठीक है। प्रिजम्पशन क्या होता है, एक तरीके की गाइडलाइन होती है कि नहीं आप ये प्रिज्यूम कर सकते हो, ये मान सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ये रूल है, क्या है, रूल है। ये बात आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से शॉर्ट नोट में आता है ये, ठीक है। ओके, आइए, आपको ये समझ में आ गया। 114B पढ़ना है, उसके साथ उसका इलस्ट्रेशन एज टू पढ़ना है बी वाला, और फिर क्या करना है हमें 133 पढ़ना है, और एकम्प्लिस फिनिश। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एकम्प्लिस कौन होता है, जब सह अपराधी हमारे अगेंस्ट विटनेस बन जाता है हमारा, तो उसे क्या कहते हैं, सह एकम्प्लिस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। C. That a bill of exchange accepted or endorsed was accepted or endorsed for good consideration, ठीक है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि मैं दूंगा, ठीक है ना। अब वो एक्सेप्ट किया गया या एंडोर्स्ड किया गया है, ठीक है, तो वो क्या, गुड कंसिडरेशन के लिए। मान लीजिए आप जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू समझिए, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें कंसिडरेशन होता है ना, ठीक है, तो कंसिडरेशन सही ही हुआ होगा, ये माना जाता है कि नहीं, एप्रोप्रिएट हुआ होगा कि माना जाता है कि नहीं, माना जाता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये बी और बी दोनों किसके लिए, एक ही के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब एकम्प्लिस के लिए। यहाँ पर सी पे आइए, देखिए, द ड्रॉर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वॉज अ मैन ऑफ बिजनेस, बी द एक्सेप्टर वॉज अ यंग एंड इग्नोरेंट पर्सन कंप्लीटली अंडर एज इन्फ्लुएंस, ठीक है। क्या था, बी जो एक्सेप्टर था, तो क्या हो सकता है यहाँ पर नेगोशिएट भी तो हो सकता है, ठीक है, गुड कंसिडरेशन के लिए होगा, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन इतना ध्यान ना दे तो नेगोशिएट भी हो सकता है। जैसे एक बात समझिए, जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बिल देते हैं, बिल आता है हमारे को सामने से, एग्जैक्ट वही पैसे देते हैं, ठीक है। लेकिन वही हम स्ट्रीट पे जाते हैं, ठीक है, स्ट्रीट पे जाते हैं तो हम कह देते हैं कि 10 रुपये का क्या कर दीजिए आप, 8 रुपीज़ ले लीजिए, कर देते हैं ना, तो नेगोशिएट हो जाता है, वहीं पर बात हो रही है, ठीक है। नेगोशिएट भी तो हो सकता है, सिंपली वो कह रहे हैं गुड कंसिडरेशन इज़ गुड, हमें पता है गुड कंसिडरेशन ही होता है, लेकिन अगर कहीं पर्सन ऐसे चल जाए नेगोशिएशन का तो नेगोशिएशन भी हो सकता है, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, डी, दैट a thing or a state of thing which has been shown to be in existent within a period shorter than that within which such things or state of things usually cease to exist is still in existence। क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे कि आपकी दवाई होती है, क्या होती है, मेडिसिन होती है। आपने शॉप पे गए, आपको कोई मेडिसिन देता है ना, और आपने अभी एक्सपायरी पीरियड में एक्सपायरी डेट कुछ नहीं देखी है, तो आपको तो यही लगेगा ना कि मुझे एक्सपायरी डेट वाली थोड़ी देंगे, एक्सपायरी के बाद वाली थोड़ी देंगे, अभी एक्सपायरी डेट में टाइम होगा तभी तो मुझे ये वाली मेडिसिन दी गई है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक्सपायर हो गई हो सकता है कि नहीं, लिखा है ना, within a period shorter than that which such things or state of things usually cease to exist। अरे दिया गया है दवाई, तो हम तो यही सोचेंगे ना कि वो एक्सपायर नहीं होगी तभी दी है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इससे समझिए, थिंग्स स्टेट ऑफ थिंग्स दवाई हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है इसके इलस्ट्रेशन में, बहुत अच्छा है
जो एक्सेप्शन दिया, इट इज़ प्रूव्ड दैट अ रिवर रैन इन अ सर्टेन कोर्स फॉर 5 years, ठीक है, 5 साल से एक ही रास्ते से रिवर जा रही है, ठीक है, बट इट इज़ नोन दैट देयर हैव बीन फ्लड सिंस दैट टाइम, लेकिन 5 साल के मान लीजिए कि बीच में कभी 5 साल से बीच में तीसरे दूसरे कभी भी साल पे या चौथे साल पे क्या हुआ है, बीच में एक बार फ्लड आ गया, तो फ्लड के टाइम तो फिर रास्ता बदल सकता है ना, रास्ता ऐसा भी हो सकता है, रास्ता ऐसा भी हो सकता है, जनरल, ठीक है, बहुत ही आसान है 114, बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, आपको प्रिजम्पशंस में अप्रोच लगानी होगी और एक्सेप्शंस में तो एग्जाम्पल्स खुद ही दिए हुए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है दैट जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड, क्या बोल रहे हैं, जो भी जुडिशियल एक्ट होंगे, जो भी ऑफिशियल एक्ट होंगे वो तो रेगुलरली परफॉर्म हो रहे होंगे। ऑफिस में जाते हैं 10 से 5, 9 से 5 गवर्नमेंट टाइम होता है, लोग काम करते हैं, तो क्या काम नहीं किया होगा, सिंपल सी बात है, काम किया होगा, ये है प्रिजम्पशन, ठीक है। आइए इसका देखते हैं। A judicial act, the regularity of which is in question, was performed under exceptional circumstances. But कभी कभी exceptional circumstances भी हो जाती हैं, ठीक है। रेगुलरली परफॉर्म्ड का मतलब क्या है, आप देखिए, जैसे कि कोई भी काम हुआ, ठीक है, LIC बनानी है, तो क्या LIC के ऑफिस में गए, ठीक है ना, तो क्या LIC जब बनी है तो क्या पेपर तैयार नहीं हुए, पेपर तैयार नहीं हुए, एक्ट हो रहा है ना, ऑफिशियल एक्ट सब लोग कर रहे हैं, उसी दौरान तो बना होगा जिस टाइम टाइमिंग होगा सब कुछ, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शंस हो जाते हैं, जस्ट उसी का बता रहे हैं, और ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अभी तक जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो A और B था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। G, that evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfair to be the person withholds, who withholds it. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है तो आपको इसमें नहीं अगले लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि अभी आप ये करिए और इसको हम बहुत ही चीज़ों से कनेक्ट करके करेंगे, और वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है, तब तक आप ये सुनिए, फिर मैं एक्स्ट्रा बताऊंगी, वरना आप कवर नहीं कर पाएंगे, ओके, क्योंकि स्मॉल वीडियोस रहती हैं तो आपको बहुत अच्छे से आ पाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं आपको, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, इसलिए क्योंकि आपको क्या करना है, ये बहुत जल्दी ही ख़त्म करना है, क्या करना है, बहुत जल्दी ही ख़त्म करना है, ये रिवाइज़ करके पूरा अच्छे से रिवाइज़ होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you everyone.